ओके, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज अपना समय हुआ है कंप्लीटेड। जो हमने बोला था आपसे कि वी आर स्टार्टिंग अवर क्लासेस फ्रॉम फ्राइडे, बट ड्यू टू अनसर्टेन कंडीशन आपकी क्लासेस में स्टार्ट नहीं कर पाया हूं। बट देयर इज नो प्रॉब्लम, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग विद एवरीडे क्लासेस एंड द रेगुलर क्लासेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर गोइंग विद क्लास 10th SST, सब टॉपिक हिस्ट्री, चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसको पढ़ना है आज हमें। तो शुरुआत करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की। तो जो क्लास 9th है अपनी, कौन सी क्लास 9th? हाँ, तो क्लास 9th में हम लोगों को नेशनलिज्म इन इंडिया कहां तक पढ़ाया जाता है? 1920 तक। कलर ठीक है, चेंज कर लें? ओके, चेंज कर लेते हैं। कहां तक पढ़ाया जाता है? 1920। एंड इन क्लास 10 we are going to study after 1920 what happens in India। इंडिया में क्या हुआ वो हमें कब पढ़ना है? 1920 के बाद का। कहां पढ़ना है? 10th में। किस चैप्टर में? नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं 1920 के पहले कुछ चीजों को कंसीडर करके चलना पड़ेगा हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या कंसीडर करना है हमें? 1905 का बंगाल पार्टीशन। जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना, बंगाल को अलग कर दिया गया था, ठीक है ना। और बंगाल को अलग करने के लिए दो अलग रीजन दिए गए थे। फर्स्ट वन इज ऑन पेपर रीजन, सेकंड वन इज एक्चुअल रीजन। ऑन पेपर रीजन क्या था? ऑन पेपर रीजन उस टाइम के जो ब्रिटेन के ऑफिशियल थे उन लोगों ने ये कहा था कि बंगाल जो प्रेसिडेंसी है दैट इज टू बिग, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इस वजह से हमें बंगाल को अलग करना पड़ेगा ताकि हम उस पर इजीली रूल कर पाए। लेकिन ये तो था ऑन पेपर रीजन। ऑन पेपर रीजन कौन सा रीजन था ये? ऑन पेपर। पेपर क्या बताया था? बिग होने की वजह से उस पर रूल पॉसिबल नहीं है। रूल क्या नहीं है? पॉसिबल। But what is the actual reason behind this? The actual reason is break the unity of Hindu and Muslim. Among Hindu and Muslim, इनकी जो यूनिटी थी, मेन रीजन बंगाल पार्टीशन का यही था कि जो हिंदू मुस्लिम है वो एक ना रह पाए। बिकॉज ऑफ अगर हिंदू और मुस्लिम एक रहते तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती इन्हें? हो सकता है 1905 में ही जो आजादी हमें 1947 में मिली है वो हमें 1905 के टाइम पर ही मिल जाती या 1910 तक मिल जाती। ठीक है, तो बंगाल रीजन में बंगाल पार्टीशन के दो रीजन है। फर्स्ट वन रीजन इज एक्चुअल रीजन, सेकंड वन रीजन इज ऑन पेपर रीजन। तो ऑन पेपर रीजन क्या बताया था कि भैया बिग प्रेसिडेंसी है, रूल करना पॉसिबल नहीं है। एंड द एक्चुअल रीजन क्या था? टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को क्या करना था? ब्रेक करना था हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी को। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये था 1905 का बंगाल पार्टीशन। अब जब बंगाल को अलग कर दिया गया तो कुछ हमारे यहां पर उस टाइम के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गई, नाराजगी आ गई कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको हम अपने कंट्री में रहने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, और आपने बंगाल को अलग कर दिया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खराब कर रहे हो। तो दे आर ट्राइंग टू लॉन्च दी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट लॉन्च हुआ? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। वेरी गुड, आता है ये? ठीक है, तो स्वदेशी का मतलब क्या था? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो था दैट इज अ सिमिलर वर्ड्स, जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। विदेशी भगाओ का मतलब क्या हुआ? बॉयकॉट करना। स्वदेशी अपनाओ का मतलब क्या हुआ? जो अपने इंडिया में उस टाइम बन रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, चाहे वो गारमेंट हो, चाहे वो कोई मसाले हो, एनीथिंग एल्स, उसे ही अपनाना है। और जो ब्रिटेन से आ रहा था, जिसे ब्रिटेन के ऑफिशियल अपने यहाँ से रॉ मटेरियल को सेंड करते थे, वहां से फिनिश गुड्स तैयार होकर अपने इंडिया आ रही थी, तो उन्हीं गुड्स को यूज ना करना। तो ये जो मूवमेंट लॉन्च हुआ, ये कब लॉन्च हुआ? 1906, जस्ट आफ्टर दी बंगाल पार्टीशन। जब 1906 में इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया तो उस टाइम इस मूवमेंट को काफी ज्यादा तौर पर जो मास मूवमेंट एजिटेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ठीक है, तो मास मूवमेंट ना होने की वजह से स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वहीं का वहीं रह गया।
अब वही क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमें, जब 1906 में हम लोगों ने स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट लॉन्च किया, तभी 1906 में जो हिंदू मुस्लिम अलग हो गए थे, तो मुस्लिम्स ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। द नेम ऑफ दैट पार्टी इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्या नाम है उस पार्टी का? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली भैया। जब इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली तो ये ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गए। बोले भाई साहब आपको जो करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप तो बस हमें एक सेपरेट नेशन दे दो। ब्रिटेन वाले बोले ठीक है दे देंगे। ब्रिटिशर्स थे, उनका काम ही था डिवाइड एंड रूल। वेरी गुड। तो 1906 में जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट था उसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। दैट्स वाई स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट अपना मास एजुकेशन नहीं ले पाया। बात समझ में आ गई ना? मास मूवमेंट क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलग हो गई थी 1906 में, जस्ट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, अब जब 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई, तो अब बात करते हैं हम लोग बेटा 1907 में। क्या कुछ ऐसा हुआ है जो क्लास 10th में पढ़ने लायक है? नहीं। 1908 में क्या कुछ ऐसा हुआ है जो 10th में पढ़ने लायक है? नहीं। 1909 में क्या कुछ ऐसा हुआ है जो 10th में पढ़ने लायक है? नहीं। बट ऐसा जरूर हुआ है जो 10th में हो सकता है बोर्ड में क्वेश्चन कर लिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। हमें बस ज्यादा डिटेल में से नहीं पढ़ना है बिकॉज दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, बट 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, एक और नाम है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1909 का। क्या नाम है जल्दी बताओ? ओके गुड, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या नाम है इसका? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। उस टाइम मॉर्ले मिंटो वायसराय एंड प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, तो इन दोनों ने इंडिया की गवर्नमेंट को रन करने के लिए एक अलग रूल लेके आए। ठीक है, अब बात करते हैं 1910 में कुछ हुआ? नहीं। 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 नहीं, 15 यस ऑफ कोर्स। पूरा नेशनल मूवमेंट जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ? असलियत में नेशनल मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1915, जब गोपाल कृष्ण गोखले ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया, गांधी जी को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, भाई साहब आ जाओ, इंडिया को आपकी जरूरत है। अब गांधी जी बोले अगर इंडिया को सॉरी इंस्टाग्राम नहीं चलता था, जस्ट जोकिंग। तो जैसे ही उनने गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कॉल किया कि भैया अफ्रीका में आपकी सेवा समाप्त है, भारत आ जाओ, अपने देश को देखो, तो जनवरी 1915 में गांधी जी तुरंत अपने भारत देश आए। अब गांधी जी अफ्रीका में रहते थे तो बढ़िया इस तरीके से एकदम चश्मा वश्मा लगा के उतरे होंगे, भगवान जाने कैसे उतरे हैं, हमारे पास ऐसी कोई पिक भी नहीं है, अदरवाइज हम आपको यहां दिखाते। तो 1915 से ही स्टार्ट हुआ अपना सारा नेशनल मूवमेंट जो अभी हमें पढ़ना है। तो गांधी जी ने यहां आते ही सबसे पहले क्या शुरू किया? गुड, सत्याग्रह। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर क्लास 10। मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, क्या मतलब है सत्याग्रह का? लेट्स सी, देखते हैं क्या मतलब होता है सत्याग्रह का। ओहो, ये तो कैंसिल हो गई फाइल। ओके, कोई टेंशन नहीं, हम लोग दोबारा ओपन करते हैं अपनी फाइल को। और ये रही अपनी डेस्क, ये रहा अपना चैप्टर, और ये हो गया अपना ओपन। थोड़ा स्लो प्रोसेसर है बट हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह इज द सीकिंग ऑफ ट्रुथ, या सीकिंग टू द ट्रुथ, ट्रुथ को बोलना, और नॉन वायलेंट, कैसे बोलना? नॉन वायलेंटली, सच का साथ दो। ठीक है, सच बोलो बट वायलेंस नहीं करो। बात समझ में आई? हमें क्या करना है? सच बोलना है और वायलेंस नहीं करना है। यही था अपन लोगों के लिए सत्याग्रह का मतलब, जो गांधी जी ने हमें समझाया था। अब गांधी जी ने क्या किया? इंडिया में ना तो कोई गांधी जी को जानता था, ना गांधी जी इंडिया को जानते थे, बिकॉज ऑफ उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई कहां से की है? फॉरेन कंट्री से। तो वो भी इंडिया को उतने अच्छे से नहीं जानते थे। तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी, एडवाइस दी कि भैया जाओ पहले इंडिया का एक पूरा चक्कर लगा लो, कहां क्या प्रॉब्लम है जरा देख के आओ। तो गांधी जी बोले ठीक है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें पहले चक्कर लगाना चाहिए। तो चक्कर लगाते 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 गांधी जी पहुंचते हैं कहां? कहां पहुंचते हैं? गुड, चंपारण। कहां पहुंचे? चंपारण। क्या था वहां? किसानों को प्रॉब्लम थी, बैठ गए, चंपारण सत्याग्रह कर दिया।
बात समझ में आ गई। अब चंपारण है कहाँ? भैया चंपारण है खानसर के बिहार में। कहाँ है? खानसर के बिहार में। तो चंपारण जैसे ही वो पहुंचते हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ पे फार्मर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनका साथ देते हैं, बैठ जाते हैं। वो बैठ गए। जैसे ही वो वहां बैठे, अब भैया चंपारण में जैसे ही वो बैठे, तो जो फार्मर्स सोसाइटी के लोग थे वो उनके सपोर्ट में आ गए कि ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से आए, क्या है, नए नए, हम जानते ना ये हमें जानते, फिर भी ये हमारी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मान रहे हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। गांधी जी मूव किए, आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते गांधी जी पहुंचते हैं खेड़ा। खेड़ा भैया कहाँ है? खेड़ा है भैया गुजरात में, जहां पे शाहरुख खान की रईस मूवी की शूटिंग हुई है। तो खेड़ा में इन्होंने क्या किया, जो लोअर कास्ट पीपल थे, या हम लोग बात करें लोअर क्लास पीपल थे, इन्होंने वहां इनकी हेल्प। तो भैया ये उनके फेवरेट बन गए। आगे धीमे धीमे जैसे ही खेड़ा से बड़े वो तो पहुंचे अहमदाबाद। कहां पहुंचे? अहमदाबाद। अहमदाबाद भैया कहाँ है? ये भी गुजरात में। तो भैया अहमदाबाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिल वर्कर के साथ स्ट्राइक कर दी। इन्होंने किसका साथ दिया? मिल वर्कर्स को सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया? मिल वर्कर्स को। अब भैया जब इन्होंने मिल वर्कर्स को सपोर्ट किया तो ये किसके अपोज में आएंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट। उस टाइम के इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे? बिरला, टाटा, उनके अपोज में आ गए। जब उनके अपोज में आए तो लोगों ने ये देखा कि भैया ये सिर्फ ब्रिटेन वालों के, ब्रिटिशर्स के अपोज में नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के अपोज में है जो इंडियन सिटीजन्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करवा रहा है। तो इसी के साथ साथ गांधी जी ने अपनी तीनों सत्याग्रह कंप्लीट किए और भारत का भ्रमण लगभग कंप्लीट कर लिया। जो जो मेन जगह थी वो सारी जगह इन्होंने घूम ली। तो दीज आर द इंपोर्टेंट सत्याग्रह जो कि किसने किए? गांधी जी ने। अभी सत्याग्रह को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसी के अंदर अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अब भैया जब गांधी जी ने ये किया तो गांधी जी के सत्याग्रह के आइडिया के साथ कई लोग गांधी जी के साथ आ गए। जब कई लोग गांधी जी के साथ आ गए तो गांधी जी ने अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझ लिया। अब गांधी जी ने सेलिब्रिटी तो समझ लिया, क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा पब्लिक आ गई। अब जब उनके साथ बहुत ज्यादा पब्लिक आई तो वो निकल पड़े सत्याग्रह का मतलब समझाने लोगों को। किसका मतलब समझाने? सत्याग्रह का मतलब समझाने लोगों को निकल पड़े। जब उन्होंने सत्याग्रह का मतलब समझाया तो दो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आए और ये बोले बोले गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही उन्होंने सत्याग्रह का मतलब लोगों को समझाया, ब्रिटिशर्स को बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। बोले भैया अब तो भारत हमारे हाथ से जाने वाला है, कैसे हम अपने इंडिया को सेव करें? तो ब्रिटिशर्स बड़े चालाक व्यक्ति थे, क्या लेके आ गए? रॉलेट एक्ट। क्या लेके आ गए? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया भैया? 1919 में। और रॉलेट एक्ट में क्या था? बोले बिना किसी टेंशन के, विदाउट एनी ट्रायल, किसी को भी उठा लो 2 साल की इंप्रिजनमेंट कर दू, सजा दे दू। विदाउट एनी ट्रायल 2 years इंप्रिजनमेंट। विदाउट एनी ट्रायल्स 2 years इंप्रिजनमेंट कर दो भैया, दे दो सजा, कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है। जब गांधी जी ने ये सुना तो गांधी जी बहुत गुस्से में आ गए। बोले भैया हम तो सत्याग्रह कर रहे थे, आपने ये क्यों कर दिया? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक सत्याग्रह लॉन्च किया, जिसको नाम दिया रॉलेट सत्याग्रह। क्या नाम दिया भैया गांधी जी ने? हाँ, गांधी भैया ने उसको क्या नाम दे दिया? रॉलेट सत्याग्रह। अब भैया जब इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह किया तो 2-4-5 लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने पकड़ के जेल में डाल दिया। 2-4-5 लीडर्स जेल में चले गए। गांधी जी को दिल्ली जाने से रोक दिया गया। बोले गांधी जी आप दिल्ली नहीं जा पाओगे। अब गांधी जी बड़े टेंशन में, क्या किया जाए? तो गांधी जी वहां दिल्ली में फंसे हुए हैं। 10-12-15 जो अच्छे उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स थे वो बेचारे जेल चले गए। तो वहां के लोगों ने क्या किया? वहां के लोगों ने सोचा लेट्स डू वन थिंग, हम लोग एक मीटिंग करते हैं, उन्होंने कैसे छुड़ाना है उस बात पे चर्चा करते हैं। तो भैया सभी लोग पहुंच जाते हैं अमृतसर। कहां पहुंच जाते हैं? अमृतसर। अमृतसर जैसे ही भैया ये सब लोग पहुंचते हैं तो अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में उस समय एक मेला चल रहा था। क्या चल रहा था? फेयर। फेयर मीन्स मेला। और मेला किस चीज का था? बैसाखी फेयर था। कैसा फेयर था? बैसाखी फेयर चल रहा था भैया।
अब जब बैसाखी फेयर वहां पर चल रहा था तो काफी लोग गैदर्स होंगे, काफी लोग गैदर थे। उसके साथ साथ उसी टाइम एक चीज और चल रही थी इंडिया में, जहां वहां पे बैसाखी फेयर चल रहा था और इंडिया में रोलेट सत्याग्रह में तमाम लोग एक साथ जुड़ गए गांधी जी के साथ। जब काफी लोग गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं रोलेट सत्याग्रह में, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी रोलेट सत्याग्रह में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी साथ आ गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी साथ आ गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ आने का मेन मतलब क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 टू 1918। रोलेट सत्याग्रह कब हुआ? 1919 में, जब रोलेट एक्ट आ गया उसके बाद रोलेट सत्याग्रह किया गया। तो 1918 में जब वार एंड हुआ तो ऑटोमन तुर्की के जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है मुस्लिम्स की, दैट इज नॉन एज खलीफा, तो खलीफा को उनकी पोजीशन से रिवोक कर दिया गया, हटा दिया गया, बोले भैया हट जाओ, अब आपको यहां पे नहीं रखेंगे। इस बात से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ब्रिटिशर्स से क्या हो गई? नाराज। बोले आपने किया तो किया कैसे? इस बात का फायदा गांधी जी उठा ले गए भैया। अब गांधी जी कहां उठा ले गए? 1916 के लखनऊ पैक्ट में भैया। कहां उठा ले गए ये बात? 1916 के लखनऊ पैक्ट में। बोले भैया अब यही समय है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक करने का। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वहां एक नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई, ज्यादातर नहीं हुई। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक कहां हुई? जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लगाया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उसी के साथ खिलाफत मूवमेंट चलाया, तब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ हो गई। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ठीक है, ये ध्यान रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टार्ट हुई थी? 1885। बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस there are three or more than three political parties like Indian Bombay Association, ठीक है, इस प्रकार की 3-4 पार्टियां थी, वो अपने सिलेबस में है, तो उसे अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और गांधी जी ने मिलकर नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया, तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, गुड, वेरी गुड। क्या हुआ? चौरी चौरा इंसिडेंट। गांधी जी ने मूवमेंट को फॉलो कर लिया। जवाहरलाल नेहरू जी गुस्सा हो गए, बोले आपने तो ऐसा समझ लिया है जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी खुद की पार्टी हो, कभी भी लॉन्च कर देते, कभी भी कॉल अप कर लेते, क्या चल रहा है? तो भैया बोलो नाराज हो गए इनसे। उनके पिताजी CR दास जी दोनों नाराज हो गए, तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी डाल दी। नेम ऑफ दैट पार्टी है स्वराज पार्टी। क्या नाम है भैया? स्वराज पार्टी डाल दी। अब जब उन्होंने स्वराज पार्टी डाल दी तो गांधी जी फिर से टेंशन में, बोले हम चले थे हिंदू मुस्लिम एक करने, हिंदू ही अलग हो गए, क्या किया जाए? गांधी जी टेंशन कभी नहीं लेते थे जैसे आप लोग लेते हो। अब क्या होगा, इतना ज्यादा सिलेबस है बेटा, एक एक दिन पढ़ो तो सिलेबस को जाना नहीं होता है, दैट इज वेरी सिंपल। बट डेली प्रैक्टिस करो, डेली पढ़ाई करो, मिनिमम 15 मिनट्स और ये सब्जेक्ट हमें डेली प्रोवाइड करना है। अपने आप को दो 15 मिनट उस सब्जेक्ट के लिए, किसी और को नहीं दे रहे हैं, आपके 15 मिनट है, आप जिसको चाहें उसे दें, पहले 15 मिनट अपने आप को दें। और कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस थोड़ी होता है क्लास 10th में, दैट इज वेरी इजी टू अचीव 85 और 90% वेरी इजी, बट अबव 90% इज डिफिकल्ट। 90% तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन 90 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो भैया तो गांधी जी ठहरे पेशेंस वाले आदमी, बोले बी पेशेंस, बी काम, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, भगवान की कृपा से सब अच्छा हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद राम से मैकडोनाल्ड जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे भैया, उनके हड़कंप मच गया। बोले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, सॉल्ट मार्च करने लगे ये लोग, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया भैया, ये तो अब तो कानून तोड़ने लगे ये लोग। अगर कानून तोड़ रहे हैं ये लोग तो इन्हें कोई ना कोई सजा मिलनी चाहिए। बोले ठीक है, तो बोले इन्हें काम करते, एक काम करो, इन्हें बुलाओ लखनऊ, सॉरी लंदन, इन्हें बुलाओ लंदन। बोले आ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस है लंदन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉट, देयर इज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आ जाओ। बोले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। गांधी जी ने कहा हम नहीं आ रहे, पहले हमारी 11 डिमांड दी। गांधी जी कितनी डिमांड दी? 11 डिमांड्स। बोले वो कंप्लीट करो, उसके बाद तब हम आ रहे हैं, अगर वो कंप्लीट कर रहे हो आप। तो पहली बार तो गांधी जी ने मना कर दिया, दूसरी बार में गांधी जी चले गए। उसी दूसरी बार में 1932 का टाइम था भैया। कब का टाइम था? 1931 और 1930, 1931, 1932, ये उस टाइम का टाइम चल रहा है। तो BR अम्बेडकर जी अपने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के साथ मिलके जो लोअर कास्ट के पीपल थे उन्हें उठाने का काम कर रहे थे। राम से मैकडोनाल्ड को वो नजर में आ गए, बोले भैया एक नेता और है, अगर हमें हिंदुओं को हटाना है तो जातिवाद पे हटा दो, हिंदू एक नहीं रहेंगे। मुस्लिम तो बोले अब चाहे जब हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है मुस्लिम्स की। तो उन्होंने क्या किया,
कुछ नहीं किया। बोले गांधी जी को यहाँ बुलाओ, बी आर अम्बेडकर जी से बात करो। बी आर अम्बेडकर जी के पास अपने ऑफिसर को भेजा, बोले भैया इनसे डील करके आओ कि आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे, आप इनके गांधी जी के साथ में मत रहो। गांधी जी जब लौट के आए तो उनकी वहां तो डिमांड मानी नहीं गई, क्योंकि ये तो एक राम से मैकडोनल्ड का बुना हुआ चक्रव्यूह था जिसमें गांधी जी फंस गए बेचारे। अब जब गांधी जी लौट के आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो भारी प्रॉब्लम हो गई भैया, हम वहां क्या चले गए, यहाँ तो दर्राटे कट रहे हैं, अब क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गांधी जी अनशन पे बैठ गए, सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी अनशन पे बैठ गए, बोले भैया जब तक अंबेडकर जी हमारे साथ नहीं आएंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। 1932 में गांधी जी के पास अंबेडकर जी आते हैं, दोनों के बीच में समझौता हुआ। समझौता का जो प्लेस था दैट इज पूना, दैट्स वाई 1932 को माना जाता है पूना पैक्ट के तौर पे। ये ईयर बिल्कुल ध्यान रख लेना, 1932। और 1932 में क्या हुआ था भैया? पूना पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था भैया? गांधी जी के बीच में और अंबेडकर जी के बीच में भैया। अब जब गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ तो दोनों के बीच में गांधी जी ने कहा भैया आपको हम इलेक्टोरेट अलग नहीं देंगे, आपका नेशन अलग नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। तो गांधी जी और ये दोनों एक साथ हो गए। जब भैया ये दोनों 1932 में एक साथ हो गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले आए ब्रिटिशर्स। बोले ठीक है हम आपकी बात मान रहे हैं, अब ऐसे लीड करेंगे हम। लेकिन गांधी जी और अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी अब कहां रुकने वाले? खैर भगत सिंह जी तो थे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इन लोगों के आदर्श, विचार, आइडिया उस टाइम थे, सिद्धांत, प्रिंसिपल, वो सब इन लोगों के आज भी हैं। बट जरूरत है हम सबके अंदर है, जरूरत है उन्हें निखारने की, लेकिन हम निखार नहीं पाते। अगर हम लोग अपने सिद्धांत पे काम करें तो बेटा बोर्ड क्लास कुछ भी टफ नहीं। आई बात समझ में? ठीक है भैया। अब जब ये बात आगे बढ़ने लगी, जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ी, आगे पहुंचते पहुंचते सबसे लास्ट मूवमेंट हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि सफल रहा। इंडियन नेशनल मूवमेंट का सिर्फ एकमात्र मूवमेंट जो कि सक्सेस रहा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेस नहीं रहा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेस नहीं रहा। अगर ये सक्सेस हो जाते तो अंग्रेज उसी टाइम छोड़ देते, नहीं छोड़ा इनने। तो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट ही सक्सेस हुआ था। ठीक है। अब इसके बाद जो जो टॉपिक इसके बीच में है वो सब हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। सो एवरीवन रेडी अबाउट दिस? ये था अपना ओवरव्यू। ठीक है। अब हम लोग इसकी स्टडी करते हैं अच्छे से। एक काम करते हैं, इस पूरे को क्लीन कर देते हैं भैया, हो गया लो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रॉलेट एक्ट, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई है? रॉलेट एक्ट से हुई है? नहीं हुई है। इंट्रोडक्शन को देखते हैं हम लोग। लो भैया प्ले कर लेते हैं हम लोग। अगर आप लोग लिखना चाहें तो साथ साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। ये आ गई अपनी भैया इंट्रोडक्शन। तो मॉडर्न नेशनलिज्म वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नोशन स्टेट। किसके? सॉरी, नेशन स्टेट। किसके फॉर्मेशन से? नेशन स्टेट की। सेकेंड थिंग, in India, like many other colony, growth of modern nationalism is connected to the anti-colonial movement. What is the meaning of colonies? Oh, ये तो गड़बड़ हो गया। हमारे पास पेंसिल नहीं थी, पेंसिल लेनी पड़ेगी। आ गई भैया पेंसिल? नहीं आई? आ गई, आ गई, आ गई। ओके। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनी? कॉलोनी का मतलब ये था जब फॉरेन कंट्री के पीपल, फॉरेन कंट्री के जो पीपल थे वो क्या करते थे भैया? ट्रेड करने के लिए अनदर कंट्री में जाते थे। फॉरेन कंट्री के पीपल ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए। अब जब वो इंडिया में आएंगे तो उनका जो स्पीकिंग है, उनका जो कल्चर है, उनका जो रिलीजन है दैट इज वेरी डिफरेंट। तो वो लोग क्या करते थे, जितने भी लोग आए यूरोपियन कंट्री से, उन सब ने एक प्रॉपर अपना जगह बना ली। बोले हम सब यहीं रहेंगे तो सब लोग आसपास रहेंगे, यूनिटी में ताकत है। ठीक है भैया, एकता में ही तो ताकत है। ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते थे हम लोग, जहां वो रहते थे, दैट इज नोन एज कॉलोनीज। क्या बोलते थे उन्हें? कॉलोनीज। तो मैनी द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। और जो नेशनल मूवमेंट था उसका मतलब क्या था? इन्हीं कॉलोनी का अपोज करना, कि ये कॉलोनी इंडिया में रह सकती हैं, बट आप रहिए इंडिया में, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट आप मेरे हिसाब से रहिए। और वो अपने हिसाब से रहती थी। ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए इंट्रोडक्शन।
ओके ओके ओके, डू वन थिंग, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड पे चलते हैं बेटा अब हम लोग। ओ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, पेंसिल को हटाओ सब हट जाता है। नो प्रॉब्लम, हम दोबारा ओपन कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनीज, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट। मीनिंग ऑफ कॉलोनीज इज दैट फॉरेन कंट्री के लोग जहां इंडिया में रहते थे, दैट प्लेस इज नोन एज कॉलोनी, ठीक है। अब भैया स्टार्ट हो गया अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या स्टार्ट हो गया भैया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था दैट इज 1914 टू 1918। गुड। नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ आफ्टर दी जलियांवाला बाग मैसेकर, आफ्टर दी जलियांवाला बाग मैसेकर। बात समझ में आ रही है ना? जहां जनरल डायर ने धाना 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 मचा दी थी, है ना? हाँ, वेरी गुड, वही जलियांवाला बाग। उसी के बाद स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन। खिलाफत मूवमेंट लॉन्च्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्यों? रीजन बिहाइंड दिस, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अभी हमने बताया था ना आपको, जो उनके बेस्ट मोस्ट पोजीशन होती है, हम कहें बेस्ट पोजीशन कहते हैं चाहे मोस्ट कहते हैं, खलीफा इज द मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन मुस्लिम रिलीजन, उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया था। दैट्स व्हाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिसाइड टू लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कॉपरेशन इज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी। INC ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी। एंड द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबके लिए अलग अलग थी। किसी ने सोचा कि भैया अब गांधी राज आने वाला है, ब्रिटिश राज जाने वाला है। किसी ने सोचा कि भैया गांधी जी ने बोल दिया है जिनके पास जो था वो वापस ले सकते हैं, अंग्रेजों से छुड़ा सकते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो यही था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट we never cooperate with Britishers, which is already written by Mahatma Gandhi in his book 1909, Then Age in Africa. Name of that book is हिंद स्वराज। जब तक इंडियन सिटीजन्स ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, ब्रिटिशर्स को कोई नहीं भगा पाएगा भैया। तो इसीलिए गांधी जी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 पर चला है, जिसने कई नई पॉलिटिकल और कई नई इकोनॉमिक सिचुएशन ला दी। अब भैया पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन का मतलब क्या होता है, जानते हो ना? हाँ, वेरी गुड। पॉलिटिकल सिचुएशन मीन्स जहां पे कोई और किंग था, अब वो वहां का किंग नहीं रहा। इकोनॉमिक सिचुएशन, यस यस, वेरी गुड, बताओ बताओ, सही है, हाँ गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहो, गुड। इकोनॉमिक सिचुएशन का मतलब क्या होता है? पैसा। इकोनॉमी मतलब क्या है? मनी। इनडायरेक्टली इकोनॉमी रिलेटेड विद मनी। अब भैया युद्ध होगा तो युद्ध के लिए तो हथियार बनेंगे, जब हथियार बनेंगे तो पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा पैसा? यूरोपियन कंट्री ने ज्यादातर ऑल ओवर यूनाइटेड नेशन में जितने आज की डेट में नेशन रजिस्टर्ड हैं, ऑलमोस्ट सभी कंट्रियों पर उन्होंने अपना रूल किया है। सम कंट्री ऐसी हैं जिनको उन्होंने अपना रूल नहीं किया है। तो जैसे ही कोई बार होता था, वो हर जगह अपने टैक्स बढ़ा देते थे, नए प्रकार के टैक्स लॉन्च कर दिए, बोले अब तो ये टैक्स देना पड़ेगा आपको, अगर आपको इंडिया में रहना है तो ये टैक्स देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई देयर आर न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन बिकेम वेरी बैडली, बहुत बुरी तरीके से आ गई है। अब देखते हैं क्या होता है। इंडिया फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग वार पीरियड। सबसे पहली प्रॉब्लम भैया क्या है? इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया भैया, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को खतरा भी था, ऐसा ना हो हम वहां युद्ध लड़ते रहे और जहां जहां हम रूल कर रहे हैं वहां से हमको हटा दिया जाए। प्राइसेस इंक्रीज थ्रू दी वॉरियर्स। जब तक युद्ध चला तब तक प्राइसेस बढ़ी, क्यों? क्योंकि जो यूथ थे वो वहां युद्ध लड़ रहे थे, तो यहाँ खेती कौन करता? अब यहाँ पे अगर खेती नहीं हो रही थी तो फिर प्राइस तो बढ़ेगी ही। जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो सीधी सी बात है गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज।
जो ग्रामीण इलाके थे उनमें पकड़ पकड़ के जबरदस्ती दो दिए कान पे, चलो आज से तुम आर्मी में, ऐसी नौकरी दे दी। नौकरी नहीं मतलब रिक्रूटमेंट कर लिया कि भैया हमें वहां वर्ल्ड वॉर को जीतना है। ड्यूरिंग 1918, 1919 एंड 1920, 1921 क्रॉप्स में फेलियर हो गया भैया। कई पार्ट्स ऑफ इंडिया के सारे यूथ कहां चले गए थे? रूरल एरियाज के भैया, उनके पास चले गए थे लड़ने वहां वर्ल्ड वॉर को। तो भैया अब यहाँ पे खेती कौन करता? बूढ़े पुराने लोग थोड़ी खेती कर पा रहे थे। खेती की उन लोगों ने, ऐसा नहीं है नहीं की, बट जो पैदावार यूथ करते हैं क्या वो बूढ़े बुजुर्ग कर सकते हैं? जो हार्ड वर्क यूथ कर पाएंगे क्या वो ओल्ड पर्सन कर पाएंगे? नो। दैट्स वाई क्रॉप का फेलियर हुआ। हार्डशिप डिड नॉट एंड आफ्टर द वार वाज ओवर। जब तक बार युद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक मुसीबतों का पहाड़ टूटना कम नहीं हुआ। ये अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही चल रहा है भैया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है इंपोर्टेंट जिन्हें इंडिया ने फेस किया था वार पीरियड के दौरान 1914 टू 1918, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट वी कैन मूव अवर नेक्स्ट स्लाइड। स्क्रीनशॉट ले लो। गुड, वेरी गुड। ओके, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, अब इसको हटाएंगे, ये फिर से हटेगा भैया, नहीं हटा, बच गए। गुड, सीख रहे हैं धीरे धीरे चलाना। ओके भैया, अब बात करते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? तो मैंने अभी आपको बताया है, सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, सच पर अड़े रहो, सच के साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। किसने कहा था? गांधी जी ने। ओके, सत्याग्रह इज नोबल वे ऑफ फाइटिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। इट इज नॉन एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब क्या होगा? इसमें भैया हमें गुस्सा नहीं दिखानी है। पीसफुल मास एजिटेशन अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। जो ये इनजस्टिस फैला हुआ है इसके खिलाफ पीसफुली मास तौर पे काफी लोग एक साथ बैठ जाएंगे भैया। इट इज अ मोरल फोर्स नॉट पैसिव रेजिस्टेंस। भैया ये नैतिकता का फोर्स है, इसमें पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है कि जबरदस्ती हम ब्रिटिश वालों को मारेंगे। हम तो नैतिकता के आधार पर उन्हें ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग समझाना चाहते हैं कि भैया हमें बख्श दो। इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। आ गए भैया महात्मा गांधी इंडिया में वापस। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण बिहार 1916, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात 1917, एमंग्स्ट कॉटन मिल वर्कर इन अहमदाबाद 1918। तो भैया 15 में एक हुआ, 16 में एक हुआ, और नहीं सॉरी 15 में तो आइए थे ना, हाँ 16 में एक हुआ, 17 में एक हुआ, 18 में एक हुआ। तो 16 में एक जो हुआ, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सत्याग्रह? इज चंपारण। 17 में जो हुआ, नेम ऑफ दैट सत्याग्रह इज खेड़ा। 18 में जो हुआ, नेम ऑफ दैट सत्याग्रह इज कॉटन मिल स्ट्राइक। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सत्याग्रह? इज कॉटन मिल स्ट्राइक, ठीक है ना। तो गांधी जी ने ये आंदोलन किए। एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहां से आया? गांधी जी को बहुत पहले आ गया था अफ्रीका में, वहीं से लेके आए थे। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। एंड द वर्ड सत्याग्रह किसने लॉन्च किया इंडिया में भैया? गांधी जी। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? ठीक है भैया, अब गांधी जी ने जब ये आंदोलन कर लिए तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया था हमने? क्या आने वाला है? रॉलेट एक्ट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी भैया। तो क्या आ गया अपना? रॉलेट एक्ट 1919। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्ट? हमने पहले ही बता दिया था। गवर्नमेंट को इतनी इनॉर्मस पावर दे दी गई, किसी को भी विदाउट एनी ट्रायल 2 इयर्स की इंप्रिजनमेंट आप कर सकते हैं। जब इस बात से लोग भड़क गए तो लोगों ने इसके खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट कर दिए, जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। क्या नाम था? रॉलेट सत्याग्रह। अंडर द गाइडेंस ऑफ, यस ऑफ कोर्स, अवर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी। रॉलेट सत्याग्रह होने के क्या प्रॉब्लम हो गई है? जब कोई गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट जब सिटीजन्स को रोक ना पाए कि भैया ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो गवर्नमेंट क्या करती है? इमरजेंसी रूल लागू हो जाता है, प्रेसिडेंस रूल लागू हो जाता है, स्टेट में इमरजेंसी लगा दी जाती है, सेक्शन 144 आ जाता है।
जब बात कोविड की आती है, यार अब तो सेक्शन चेंज हो गए बिकॉज ऑफ आईपीसी इज कन्वर्टेड इन बीएनएस, तो सम सेक्शंस आर चेंज। ठीक है, तो रॉलेट सत्याग्रह की वजह से अब ब्रिटेन में इमरजेंसी नहीं लगती। ब्रिटेन में एक वर्ड आता है विच इज सिमिलर लाइक इमरजेंसी, दैट इज मार्शल लॉ। क्या बोलते हैं उसे? मार्शल लॉ। तो भैया गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया, और मार्शल लॉ की कमान किसको दे दी? जनरल डायर को। किसको दे दी भैया? जनरल डायर। अब जनरल डायर का सिर्फ एक ही काम था, रॉलेट सत्याग्रह को रोकना और रॉलेट एक्ट को कंटिन्यूअसली फ्लो करवाना। ठीक है, तो बेटा अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जनरल डायर ने क्या किया है और जनरल डायर क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आफ्टर दैट हम अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल मीट एट 5 o'clock, शार्प 5 o'clock कल से हम लोग मिलने वाले हैं। 4 क्लास 10th SST, 9th SST, 9th मैथ, 10th मैथ, 11th मैथ, 12th मैथ। सो एवरीवन बी रेडी। अभी थोड़ी क्लासेस ऐसी डिसबैलेंस चलेंगी, बट आफ्टर सम टाइम अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो क्लासेस बिल्कुल आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। ओके, टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।